Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will discuss about amniotic fluid. Amniotic fluid के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जिन लोगों ने लेबर रूम में ड्यूटी किया हुआ होगा या इस टाइम कर रहे होंगे, तो उन्होंने ये देखा होगा कि डिलीवरी के दौरान फीमेल की वेजाइना से जो फ्लूइड निकलता है उसको ही हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण जो होता है वो फीटस और मदर दोनों से होता है, जबकि अब इसकी कोई एग्जैक्ट सिंथेसिस इसकी किससे होती है अभी तक ये अननोन है। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि इसका माँ और बच्चे दोनों से इसका निर्माण होता है। देखो, एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चा क्या करता है, अंदर लेता है और फिर बाहर निकाल देता है, यानी सॉलो करेगा और फिर बाहर निकाल देगा। और ये बच्चे को क्या हेल्प करती है, देखो जो मदर का जो यूट्रस है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, बच्चा उसके अंदर रहता है, तो ये बच्चे को मूवमेंट में भी हेल्प करता है कि बच्चा आसानी से हलचल होती रहती है उसमें। उसके जो हाथ पैर होते हैं उन्हें चिपकने से भी बचाएगा, बच्चा आराम से मूवमेंट में हेल्प करेगा, उसके हाथ पैरों को चिपकने से बचाएगा। और ये वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। और मान लीजिए अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई चोट वोट लग जाए तो क्या होगा, ये उसे एज अ प्रोटेक्शन भी वर्क करेगा, बच्चे को बचाएगा कि उसको चोट ना लग जाए अंदर, तो ये एज ए कुशन भी वर्क करेगा। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो मैं अलग अलग वीक का नहीं लिखवाऊंगी, आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग वो एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम टर्म की बात करें, टर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, 32 वीक ऑफ जेस्टेशन टू 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर इसके दौरान डिलीवरी होती है तो हम उसे कहते हैं टर्म बेबी। और प्री टर्म कितना होगा, लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो वो हो जाएगा आपका प्री टर्म। और पोस्ट टर्म बेबी, अगर डिलीवरी मान लीजिए आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन होती है तो हम उसको क्या मानेंगे, पोस्ट टर्म बेबी। तो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होती है, 600 से 800 ml एट टर्म। अब अगर हम बात करें पोस्ट टर्म पे कितनी होगी, तो ये जो वॉल्यूम होती है ये कम हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी 200 ml। अगर बेबी की डिलीवरी पोस्ट टर्म में हो रही है तो एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी वॉल्यूम रहेगी, 200 ml। अब आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, ओलिगोहाइड्रोमियाज और पॉलीहाइड्रोमियाज, ये क्या होता है। अगर मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए 200 ml से, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, उस कंडीशन को हम नाम देंगे ओलिगोहाइड्रोमियाज। और अगर वही एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से बढ़ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीहाइड्रोमियाज। पॉली मतलब ज़्यादा, ओलिगो मतलब कम। तो 200 से कम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इजी वैल्यूज़ हैं, डीसी दत्ता से ली हुई हैं ये। और इजी ट्रिक यही है कि 200 से कम मतलब ओलिगोहाइड्रोमियाज हो गया, 2000 से ज़्यादा मतलब पॉलीहाइड्रोमियाज कंडीशन हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अब हम बात करेंगे इसका कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चों, आप लोगों ने डिलीवरी के दौरान देखा होगा कि नॉर्मल जो कलर रहता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का, वो क्लियर पेल स्ट्रॉ कलर होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है, अगर क्लियर आता है तो आप क्लियर पे टिक करेंगे, अगर पेल स्ट्रॉ कलर आता है तो आप पेल स्ट्रॉ कलर पे मार्क करेंगे। तो ये होता है आपका नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन अगर यही एमनियोटिक फ्लूइड आपको ग्रीनिश कलर का दिखे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, ग्रीनिश कलर इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा जकड़न में है, फीटल डिस्ट्रेस है उसको, या फिर मिकोनियम पास आउट कर दिया है बच्चे ने। अगर बच्चा मिकोनियम पास आउट कर देगा माँ के पेट के अंदर ही, तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होगा वो ग्रीनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे ध्यान से देखें। अगर यही कलर ग्रीनिश येलो, ऊपर था ग्रीनिश कलर, अगर आपका कलर जो है ग्रीनिश येलो है, मतलब ग्रीनिश भी है और येलो कलर का भी है, या फिर सैफरन कलर का है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा आपका पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर जो है पैदा होता है तो वो कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, ग्रीनिश येलो या फिर सैफरन कलर। इसकी एक ट्रिक है जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर। आप लोग देखते हैं कि जो छोटी वाली आमी होती है वो कैसी होती है, मैंगो, ठीक है, जिससे हम पिकल बनाते हैं, ठीक है।
तो हरी वाली जैसे होती है, जैसे हम अचार बनाते हैं तो वो क्या होता है, हरा कलर होता है पहले मैंगो का जब वो कच्चा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कैसा कलर हो जाता है, बिल्कुल हरा और पीला दोनों कलर, मतलब हरा और पीला। तो पका हुआ आम का कलर कैसा होगा, हरा पीला दोनों होता है, मतलब पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, पक जाता है जब वो पूरा तो कैसा हो जाता है, सैफरन कलर का या फिर ग्रीनिश येलो कलर का। तो पोस्ट मैच्योरिटी को इस हिसाब से हम याद रखेंगे। आगे आता है हमारा डार्क ब्राउन कलर। क्वेश्चन में आएगा अगर डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, तो आपको ऑप्शन दिए गए हुए होंगे काफ़ी सारे, तो उसमें आप लगाएंगे इंट्रा यूट्राइन डेथ, मतलब कि मदर के यूट्रस के अंदर ही अगर बेबी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे डार्क ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड हमें दिखेगा, या फिर टोबैको कलर, इसको ही हम और क्या कहते हैं, टोबैको कलर एमनियोटिक फ्लूइड। अगर टोबैको कलर का है तो इंट्रायूट्राइन डेथ, उससे हमें पता लगेगा। इसकी ट्रिक है डार्क ब्राउन, मतलब DB, डेथ बेबी। ये ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए, अगर याद करना हो आपको, मुझे ये इजी लगी इस वजह से मैंने आप लोग को बताई। डार्क ब्राउन मतलब DB, डेथ बेबी, डेथ ऑफ बेबी। अगर बेबी की डेथ अंदर ही हो जाएगी मदर के यूट्रस के, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन डेथ। ठीक है, देन उसके बाद अगर डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, ये ऊपर था डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर होगा मतलब डेथ हो गई है बेबी की, लेकिन वही अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क कलर का है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन हेमरेज। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो बच्चों क्या क्या फंक्शन रहेंगे हमारे एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड जैसे कि मैंने बताया इट इज़ वर्क एज ए क्वेश्चन की तरह ये काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। अगर मदर के पेट में कोई भी चीज़ लगी तो ऊपर से जो है ये क्वेश्चन की तरह काम करेगा, बच्चे को चोट नहीं लगने देगा। तो इसका काम क्या हुआ, प्रोटेक्शन का भी काम हुआ, इंजरी से बचाएगा ये बेबी को। इट मेंटेन टेम्परेचर, ये बेबी के लिए अंदर मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा। ये फीटस के लिम्स को चिपकने से बचाता है, मतलब ताकि जो है लिम्स उसके खूब खुलें अच्छे से, अंदर जो है अच्छे से उसका जो है मूवमेंट हो, अच्छे से जो है ग्रोथ हो, इसलिए ये उनको चिपकने से भी बचाएगा। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट इंक्रीजेज सर्विक्स साइज। अब देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड सर्विक्स के टाइम जो डिलीवरी के टाइम सर्विक्स जो होती है वो डायलेट होती है। ठीक है, तो जब एमनियोटिक फ्लूइड अंदर से जब बाहर आएगा तो क्या होगा, उससे सर्विक्स का जो डायमीटर होगा वो भी जो है इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या करता है, डिलीवरी के टाइम सर्विक्स का डायमीटर को भी इंक्रीज़ करेगा। इट हेल्प इन फीटल मूवमेंट, और बच्चे की हलचल, बच्चे को इधर उधर मूवमेंट करने में भी ये हेल्प करेगा। बच्चा अच्छे से मूवमेंट करेगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी अंदर, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ फंक्शंस थे एमनियोटिक फ्लूइड के। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं पॉलीहाइड्रोमियाज। पॉलीहाइड्रोमियाज की वजह से क्या क्या हो जाता है। पॉलीहाइड्रोमियाज अगर कंडीशन होगी, अभी हमने पढ़ी, पॉलीहाइड्रोमियाज कंडीशन होती है अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है। तो पॉलीहाइड्रोमियाज की वजह से क्या क्या हो सकता है। देखिए, पॉलीहाइड्रोमियाज अगर कंडीशन हो गई तो उसकी वजह से मदर को क्या क्या, बेबी को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब PPH। ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्यों होगी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, देखो अगर ज़्यादा जो है एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो उस टाइम यूट्रस, ड्यू टू लॉट ऑफ वाटर, यूट्रस एटोनिसिटी अकर, यूट्रस जो है प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, यूट्रस की जो टोन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा रहेगा, अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यूट्रस फेल हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट करना। तो यूट्रस एटोनिसिटी की वजह से ही आपका पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो पॉलीहाइड्रोमियाज कंडीशन की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। प्रीटर्म लेबर हो सकता है। प्रीटर्म लेबर क्यों होगा, फ्लूइड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा माँ के यूट्रस में कि जो है बच्चे को टर्म से पहले ही फ्लूइड जो है नीचे को आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो है मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, खुद ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, तो प्रीटर्म लेबर हो जाएगी, मतलब बेबी पूरा टर्म भी नहीं हो पाएगा। 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पहले डिलीवरी हो जाएगी, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी। और क्या हो सकता है, सब इन्वल्जन ऑफ यूट्रस।
सब इन्वल्जन ऑफ यूट्रस का मतलब हुआ बच्चों कि जो यूट्रस है वो अपना दोबारा से वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा था तो मेम्ब्रेन रप्चर हुई, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, तो सर्विक्स का जो डायलिटेशन था वो जो यूट्रस जो था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए डिलीवरी के बाद यूट्रस जो होता है वो अपना साइज़ फिर से रीगेन करता है, ठीक है, सारे ही ऑर्गन्स अपना साइज़ फिर से रीगेन करते हैं। अब लेकिन बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होने की वजह से यहाँ पर सब इन्वल्जन ऑफ यूट्रस हो जाता है, यूट्रस अपना फिर से पुराने साइज़ में नहीं आ पाता है, ठीक है। अब ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या करता है, ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। अगर बच्चे के अगर अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाएगी, पानी ही अंदर नहीं रहेगा जो बच्चे को चिपकने में चिपकने नहीं दे रहा था, जो उसको मूवमेंट करवा रहा था, अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, कंजेनाइटल रीनल प्रॉब्लम हो जाएगी, बेबी को फ्लूइड ही नहीं मिलेगा, वो सॉलो करता है ना, तो रीनल प्रॉब्लम भी हो जाएगी उसे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से। सो इट्स ऑल अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड।